बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 26 मार्च साल 2022 और आज हफ्ते का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक, शुरू कर दूं मैसेजेस? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह करें। शाहिद खान का मैसेज है, कहते हैं मौजूदा सियासी हालात से PSX पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कोलैप्स तो नहीं कर जाएगी? नहीं, क्योंकि चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं ना, मिनिमम लेवल्स पे वो आ चुकी हुई है, लेकिन चीज़ें तो एग्जिस्ट करती हैं ना, एसेट्स तो एग्जिस्ट करते हैं ना। जब एसेट एग्जिस्ट हों तो उसके फ्रंट के ऊपर जो सिक्योरिटी होती है वो कैसे कोलैप्स कर सकती है? हैं? नहीं, मुमकिन नहीं है। टेक्निकली भी उसका जो साइकिल है वो इस बात को सजेस्ट नहीं करता कि वो कोलैप्स कर जाए। जी, राशिद गफूर कहते हैं लाहौर में पंजाब रेंजर्स को इस तरह नाकों पर खड़ा किया गया है जैसे वो पंजाब पुलिस हो। ये क्यों? पहले तो नहीं इस तरह देखा कभी। पैसे लेने दे ना, बजट नेड़े नहीं आ रहे। वो पंजाब हुकूमत से जो 50-60 अरब रुपया जो लेते हैं साल का, जी, उसको जस्टिफाई भी तो करना है ना। इनकी तो थाने की अप्रूवल भी दे दी थी, ये जो जानवर है ना, डंगर बुजदार ने, इनके तो थाने बनाने की अप्रूवल दे दी थी, जिस तरह कराची में है। तो जब से कराची में उनके थाने बने, कराची में अमन नहीं आया कभी। ठीक है, तो वो आ रहे हैं रूबे अमल, लेकिन बजट के इर्द गिर्द आपको पता है जब इनकी वहाँ पे स्टे एक्सटेंड होता है रेंजर वालों का ना, तो जब इनका स्टे जो है वो हुकूमत सिंध एक्सटेंड करने में लितो लाल से काम ले तो कराची में धमाके शुरू हो जाते हैं। बाकी तुसी आप समझदार हो, अगे चल पिया कर। अच्छा, मैं कहा आप बात कर रहे हैं तो ज़रा तसल्ली से कर ही लें। थोड़ी सी कर ले, थोड़ी सी करके आगे गुजर जाया करें। जी, आशिर मिर्ज़ा, सर मेरा सवाल ये है कि आजकल के मुश्किल हालात में कम से कम पैसों में कौन सा काम स्टार्ट किया जा सकता है? आपने चकवाल से मैसेज किया। आप पहले बताएं, आप खुद क्या हैं, क्या करते हैं, आपके पास सलाहियत क्या है, ज़िंदगी में अब तक क्या तीर मारा है आपने? पूरा तारफ़ होगा तो फिर इस पे बात की जा सकती है ना। मैं कोई यूट्यूब चैनल थोड़ी बना के बैठा हूँ 20,000 रुपया लगा के 2 लाख रुपया महीना कमाइए जी, हैं। सारे बड़े होंगे ने, अंदर तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका वीडियो जो है वो 500K पे पहुंची होती है, और जब आप जाके देखें तो इंतहाई फजूल और वाहियात उसके अंदर बकवासियात की गई होती है, कोई उसका सर पैर नहीं होता। जी, विशफुल थिंकिंग वैसी ही होती है जैसी ये विशफुल थिंकिंग है कि इमरान खान जो है, ओ सॉरी, इमरान खान के पूछे अमेरिका पड़ा हुआ है, इस तरह की बकवासियात की गई होती है। राइट। हसन रजा बुनियादी तौर पे इख्तलाफ कर रहे हैं, कहते हैं दादाजी मैं तो रशिया की फेवर में हूँ। उसकी वजह यह है कि वाई दे बी नेटो एट देयर बैकयार्ड। उसको सोवियत इकट्ठा करने से ज़्यादा US और यूरोपियन यूनियन के यूक्रेन में बेसिस से मसला है। क्या उसका ये मसला दुरुस्त नहीं है? आप गलत कह रहे, उसके वहाँ पे कोई बेसिस नहीं है अमेरिका के, और बेसिस नेटो की के? बुनियाद नेटो के कोई बेसिस नहीं है। नंबर 1, इस बुनियाद पे हमला होना होता तो उधर ना होता ना, लिथुआनिया वगैरह पे हमला होता, वहाँ पे बेसिस हैं। इस बुनियाद पे हमला होना था तो पोलैंड पे हमला होता। ठीक है, वहाँ पे ये यूक्रेन जो था ये न्यूट्रल रहना चाह रहा था, अगरचे उसकी ख्वाहिश थी कि उसे बाकियों की तरह यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए, जिस तरह हंगरी को, चेक में हैं उनके बेसिस, और वो नेटो का रुकन भी है। ये नहीं था बेचारा, ये और इससे पहले बेलारस, ये दोनों नहीं थे। वो हड़प कर गया, पहले बेलारस हड़प किया, अब यूक्रेन हड़प करने आ रहा है। हाँ, इसके मुज़ाकरात ज़रूर चल रहे थे, और ये अपने आप को एक इंडिपेंडेंटली और बड़ा मुल्क लेके चलना चाह रहा था। ठीक, तो जो आपको जहालत फीड की गई है या गुमराही फैलाई गई है आपके जहनों को पोल्यूट करने के लिए, मैं उसके ऊपर टाकी मारता रहता हूँ। मैंने वो परसों के प्रोग्राम में कहा भी है, मेरे ख्याल कल के प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, कंक्लूजन जो मैंने दी है, क्लोजिंग दी है, मेरा उस तरफ ध्यान रहता है। आगे चलें। जी,
अहमद तौसीफ का मैसेज है, कहते हैं इस मुल्क में काम करने वाले इदारों से मुराद जो कमर्शियल कंपनियां भी हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे एक मोबाइल ऑपरेटर की तरफ से कॉल मौसूल हुई जो मुझे फोर्सफुली ये कह रहा था कि 35,000 रुपये नॉन रिटर्नेबल मेडिकल की सर्विस आप हमसे लें। क्यों नहीं? कहते हैं उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया। हाँ, नहीं तो आपने उसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा आगे से? नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी इंश्योरेंस हुई हुई है, आप इतना कह के जान छुड़ा लें। अल्लाह खैर से। जी। जाफर हसन कहते हैं, दादाजी रियल स्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या कोई क्राइटेरिया है? नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, अपॉर्चुनिस्ट माइंडसेट होना चाहिए आपका। और जैसे कि अपॉर्चुनिटी आए, आप इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, केयर, रिलेशन, इंसानियत, आप दिहाड़ी लगा के निकल जाए। ठीक है ना? मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मतलब हमारे मुआशरे के अंदर इसीलिए प्रॉपर्टी डीलर को किसी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता ना, कि वो जब उसके बिजनेस का आता है ना तो अपने सगे भाई को नहीं बख्शता जिसके साथ उसका सारा कुछ गुजरा होता है, वो अपना कमीशन उसमें से सीधा कर लेता है। अगर आप इतने कैलस और अपॉर्चुनिस्ट हैं तो आप किसी भी वक्त इस मार्केट के अंदर कूद सकते हैं। जी आगे जी, नेक्स्ट मैसेज तलहा मिराज का, कहते हैं मुझे पता है आपको क्रिप्टो पसंद नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं क्या इसका कोई फंडामेंटल भी है? पता नहीं जी, होगा तो उनको ही पता होगा। ठीक है, मैं तो चूंकि इसके ऊपर बिलीव ही नहीं करता, तो मैंने इसकी कोई टेक्निकल स्टडी वगैरह नहीं कभी पढ़ी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये निरा फ्रॉड है और बाद में ये लोग रोएंगे। ठीक है, कुछ देर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन फिर ये लोग रोएंगे। हर चौथे के दिन अफवाह ये होती है कि फ़लाँ मुल्क ने इजाज़त दे दी है क्रिप्टो की, फ़लाँ ने भी इजाज़त दे दी है। वो इस तरह की बातें फैला के तो अपना रांझा राजी करते रहते हैं। जिस तरह यूथियस स्पेसेस के अंदर आपको ये बताते पाए जाएंगे कि बस आज इतने मेंबर वापस आ गए हैं, खान की मुलाकात हो गई, इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो आप देखिएगा, ये ख़ास तौर पे यूथिया मजहूल नस्ल जो है, ये आपको क्रिप्टो में ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगी। वह तू किधर फंस गया हैं? जी हाँ, तू किधर फंस गया पुत्र? राइट। नेक्स्ट मैसेज परवेज अख्तर का है, कहते हैं दादाजी सिर्फ ये फरमा दें कि नाम बिगाड़ने और साजिश का शोर मचाने वाली फिल्म दोबारा क्यों चलना शुरू होगी? तो भुट्टो के दौर में नहीं चलती थी फिल्म। यार बात ये है कि अब छोड़े, मैं क्या कहूँ, मेरा मतलब है कि कुछ तो कहिए। कुछ तो उन्हें करना है ना, तो चले ये काम कर रहे हैं, बस इतनी की बात है, और कुछ नहीं है करने के लिए, और कुछ है नहीं, और गाली बकने के अलावा कुछ आता नहीं है, तो फिर यही करेंगे। आगे बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास शोएब हैदर काजमी का है, कहते हैं दादाजी इस वक्त सरल पाकिस्तान जो फार्मास्यूटिकल का शेयर है बहुत नीचे आया हुआ है, आप क्या समझते हैं? यार पिछली दफ़ा इसका राइज जो था ना, वो भी एक बहुत बड़े सट्टे के नतीजे में आया था। हाँ जी, तो इसलिए मैं तो सट्टे के शेयरों से भाई ना सिर्फ खुद परहेज़ करता हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश होती है कि लोग भी परहेज़ करें, क्योंकि ये बड़े लोगों की गेम होती है। इसमें वही कमा पाते हैं या कमाते हैं, हमारे हिस्से में आखिर में लॉस ही आता है। तो क्या ज़रूरत है यार उड़ता तीर बगल में लेने की या पंगा लेने की? छोड़ें इस बात को जी। अब एक लेमैन की नज़र से भी इसको देख लेते हैं। सरल के 2-3 मसाइल हैं। एक तो उसने माजी में बोनस बहुत दिए हैं, बोनस दे दे के इसने शेयर की जो वैल्यू है वो इसका बेस बढ़ गया है जी, एडजस्ट तो होनी है। अच्छा, इसके रेशोज़ की बात करें तो इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हुए हैं। ईपीएस पे आ जाएं, 2018 में इसकी ईपीएस 14 रुपये 35 पैसे थी, 2019 में 12 रुपये 44 पैसे, 2020 में 11 रुपये 25 पैसे, जबकि 2021 में 9 रुपये 11 पैसे, सिंगल डिजिट में इसकी ईपीएस आ गई है। अच्छा, आगे चलें तो अब जो दिसंबर क्लोजिंग हुई है 6 माह में इसने महज 4 रुपये कमाए हैं। शायद 9 रुपये की पेस भी बहाल ना रह पाए, तो उसके नतीजे में शेयर की कीमत नीचे ही आनी थी और ऐसा ही हुआ। ठीक है दादाजी? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह जी। बाकी मैसेजेस जो होते हैं उसमें शायरी ना लिखिए, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर के नाम लोग लंबी लंबी यहाँ पे शायरी जो है, तंजिया शायरी, वो भी पेस्ट कर देते हैं। ना किया करें यार, वो उसको आप बाहर ही रखा करें, हम दादा पोता शो को एक अलग से लेके चल रहे हैं। जी।
साइम भट्ट कहते हैं सैगल ग्रुप को आप कैसा समझते हैं, और टेक्सटाइल जो उनकी कोहिनूर टेक्सटाइल है, मैपल लीफ भी उन्हीं का ही है, इस ग्रुप के साथ सरमायाकारी करना कैसा है? यार बात ये है कि जब तक बड़े थे ना दूसरी नस्ल के लोग, हैं, पूत सपूत और कपूत। पूत वो थे जिनको लेके आए मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिन्होंने आके यहाँ पे नेशनलाइज की, ठीक है। और सपूत वो थे जिन्होंने उसको बरकरार रखा, तारक सईद सहगल और आजम सहगल हैं, ठीक है। अब कौन सी नस्ल बैठी हुई? मैं कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन अब कौन सी नस्ल है? कपूत बैठे हुए हैं ना। इसलिए बचे। मैं तो हामी नहीं हूं। मौजूदा जो नस्ल मैपल लीफ को मैनेज करती है या कोहिनूर को मैनेज करती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। उस वक्त ये बहुत अच्छे थे जब इनके पूत और सपूत बैठे हुए थे। अब कपूतों की बारी है तो उनको तबाह होने दें अपने आप ही। हमें क्या लोड़ है यार उधर जाने की। माजिद इलियास साहब के मैसेज का शुक्रिया। कहते हैं शो का टाइम बढ़ा दें, ये नहीं हो सकता। कहते हैं मेरी रिक्वेस्ट है, अदरवाइज मैं न्याजी की तरह कर तो कुछ सकता नहीं हूँ। नहीं नहीं दादा जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बस इतना टाइम काफ़ी है। डाल दें मेरे पे। आजकल आप दूसरों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सर ये है, सर ये है, सर ये है। इस पे भी आपने मेरे पे इल्जाम लगा दिया, हालांकि मैंने आपको देखो मेरी गाल सुनो, माइक पे देखो मेरी बात सुनो। पहले ही मुझे हर मैस में गालियां पड़ती हैं। तो इससे पहले कि उनका गुस्सा मटीरियलाइज हो जाए, हम पहले ही पीछे हो जाते हैं। ज़ियाउल हक का गरीब आदमी जी, है। ज़िया का मैसेज है। ज़ियाउल हक कहते हैं दादाजी लॉजिकल बात ये है कि मुझे नहीं समझ आती कि ओवरसीज़ के साथ मसला क्या है। रह यहाँ पे हम रहे हैं, इस हुकूमत को और इसकी नालायकियों का सामना हम करें, लेकिन जब भी कोई बैरून मुल्क मुकीम बंदा मिलता है तो वो कहता है आपको तो पता ही नहीं है खां कितनी अच्छी हुकूमत कर रहा है, मयार क्या है, रह तो हम रहे हैं। यार बात है कि ये कोई मयार की बात नहीं है, कोई इल्म की बात नहीं है, ये अबलागी जंग की बात है, ठीक है। और उनको एक ख़ास माहौल में रख के ख़ास इतलात या इंफॉर्मेशन उनको दी जाती हैं और वो अपनी राय बना लेते हैं। ठीक हो गया? हकीकत टीवी, इमरान रियाज खान, उसामा गाजी, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन उनको फीड की जाती हैं, पंप की जाती हैं, और उनको पंप करने के लिए आपका और मेरा टैक्स का दिया हुआ पैसा इस्तेमाल होता है, वो सारा कुछ, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किए गए थे, जो रास्ते तैयार किए गए थे, वो पाकिस्तान के दिफाई बजट से या दिफा के नाम पे लिए गए बजट से बनाए गए थे, लेकिन इस्तेमाल वो पीटीआई के लिए हो रहा है। अब तो सर खुल के कह देना चाहिए सर, क्योंकि आप रोक ही नहीं रहे उसका इस्तेमाल सर, ठीक है। तो वो इस्तेमाल उसके लिए हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो ज़हन साजी हो रही है, आप उनको ना एक बीमार समझ के नज़रअंदाज कर दिया करें। वो बेचारे विक्टिम हैं, बीमार हैं, उनको बीमारी लगी हुई है। जिस तरह कोई ज़हनी माजूर शख्स जो होता है, तो आप क्या उसकी राय को अहमियत देते हैं? नहीं, आप उसके साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं, उसकी जो बोंगियाँ होती हैं उसको बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उससे वो सलाहियत जब दी नहीं सोचने की, समझने की, और वो बेचारे इनमें से बात से भूला भी नहीं जाता, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ ना एक इस तरह का मरीज़ आया करता था मांगने के लिए ना, तो उसकी एक आवाज़ होती थी, मैं माज़रत चाहूँगा, आपने इससे ऑफेंसिव नहीं होना, लेकिन वो कहा करता था, मुझे याद है बचपन में, और मैं दौड़ लगाता था, जो आटे वाला ड्रामा होता था उससे मैंने वो बड़ी सारी प्लेट भर के तो बाहर के जाके उसको दे के आनी कि वो बेचारे को दोबारा ना कहना पड़े। वो उसने कहना कि अम्मा बूदिया, माजूर था ना, तो उससे ऐसे प्रॉपर बात नहीं निकलती थी। इसके ऊपर ना मेरी और घर में हमारे बहस होने की ये गाली बकता है, ठीक है। हालांकि उसका ये कहना होता था कि मेरी माँ भूखी है, ये उसकी आवाज़ थी, वो जो भीख मांगने के लिए, मेरी माँ भूखी थी, लेकिन चूंकि उससे प्रॉपरली अदा नहीं होता था तो उसके मुंह से अम्मा बूदिया निकलता था, ठीक है। तो वो खैर आज भी जो है, मैं फड़े भी चुके भी ऐसे गलों गया सा, आज भी वो ऐसा है बचपन का करंट कि जैसे ही बेल हो तो एकदम जंप लगता है कि बाहर फौरी तौर पे जाके देखा जाए। लेकिन मैं आज देखता हूँ, आप इन्हें वो अम्मा बूदिया समझा करें, ठीक है। सही मजबूर जोड़े है, ठीक है। वो अम्मा बूदिया,
तो उनकी बात अगर आपके जहन में आ रहा है कि ये कोई गाली दे रहा है, माँ की गाली दे रहा, नहीं, वो बेचारा गाली नहीं दे रहा, उससे भूला ही ऐसे जाता है। ठीक है, तो जिस तरह हमने अपने घर वालों को, उस वक्त बहुत छोटे थे हम, तो हमारे अब्बा ने कायल किया कि नहीं नहीं वो गाली नहीं देता, वो बेचारे से भूला ही ऐसे जाता है। और वो फिर मैंने बाकायदा उसको फिर पानी भी एक दिन पिलाया, रोटी भी खिलाई बैठ के, और उससे फिर पूछा कि वो कौन भूखा है, तो उसने कहा अम्मा। तो फिर पता चला कि वो अम्मा भूखी है, ये उसकी आवाज़ थी। तो इनको भी अम्मा बूदिया समझा करें, ये जो जितने भी यूथी आपको मिल जाएं, और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया करें। और उनको जिस तरह के बीमार को आप डील करते हैं ना, ज़हनी तौर पे बीमार को, कि वो आपको आपके कपड़े के ऊपर कोई चीज़ गिरा भी दे तो आप माइंड नहीं करते, आपको गाली भी दे दे तो आप माइंड नहीं करते, तो बेचारा ज़हनी तौर पे माजूर है। इससे ज्यादा डिटेल में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। उनकी बात का बुरा नहीं बनाना आप, ठीक है ना। घर में कई, आप देखिए, पागल दो तरह के होते हैं, एक सबमिसिव होते हैं, एक वायलेंट होते हैं, मतलब जो चीज़ें तोड़ देते हैं, जो छलांग लगा देते हैं, इस तरह के पागल भी होते हैं। ये सेकंड टाइप के पागल हैं। तो इसलिए थोड़े को बहुत समझे, मेरी बस हो गई है सर, इसके बाद मैंने प्रोग्राम नहीं करना। अल्लाह आपको नहीं, बस अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो, ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल थी, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद आपसे मुलाकात होगी पीर को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।